नमस्कार साथियों, सफलता की उड़ान इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, जिससे सभी परीक्षाओं में एक या दो प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं और बहुत सारे फैक्ट इसमें होने के कारण इन्हें याद रखना और इनका सीक्वेंस थोड़ा सा अपने को कठिन लगता है और कभी कभी कंफ्यूजन वाली स्थिति के अंदर ये प्रश्न गलत होने की संभावना रहती है। मेरे साथ में इसे देखिए, आपका जो आत्मविश्वास है वो ऐसे प्रश्नों के लिए बहुत ही बुलंद होगा। एकीकरण क्या है? तो एकीकरण है कि राजस्थान के अंदर बहुत सारी रियासतें हैं जहां पर अलग अलग राजाओं का शासन है। उन रियासतों को और कुछ ऐसे ठिकाने हैं जो राजाओं के, वैसे रियासतों के अंदर बहुत सारे ठिकाने होते हैं, मगर कुछ ठिकाने जब वो रियासत से अगेंस्ट हो गए, उनसे अलग हो गए और अंग्रेजों ने उन्हें मान्यता दे दी, इसलिए उन ठिकानों को भी अपन अलग से समझते हैं। तो राजस्थान के अंदर कुछ रियासतें, कुछ ठिकाने और एक अपने सीधा केंद्र शासित प्रदेश है अजमेर मेरवाड़ा। इन सबका को एक करने की जो प्रक्रिया है वो एकीकरण कहलाता है। तो एकीकरण में होता क्या है कि एकीकरण में 19 रियासत, 3 ठिकाने जिन्हें सरदारी भी कहते हैं क्योंकि यहां का ठिकानेदार सरदार कहलाता है, और एक केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र के द्वारा शासित प्रदेश। तो इन सबको एक करने की जो प्रक्रिया है, यानी कि कुल 22 जो क्षेत्र है उनको एक करने की जो प्रक्रिया है उसे एकीकरण कहा जाता है। 19 रियासतें हैं और 3 ठिकाने हैं। इन 3 ठिकानों को, जैसे किसी का नाम है नकुल और अपन उसे प्यार से कहते हैं निकुला, तो नी से है नीमराना, कु से है कुशलगढ़ और ला से है लावा। तो 3 ठिकाने हैं, नीमराना, कुशलगढ़ और लावा। ये नीमराना अलवर में, अलवर का क्षेत्र अलवर, कुशलगढ़ ये बांसवाड़ा का क्षेत्र और लावा ये तत्कालीन समय में जयपुर रियासत में आता था और वर्तमान में ये टोंक का हिस्सा है। तो जयपुर, टोंक। केंद्र शासित प्रदेश जो था वो है अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। तो अजमेर के पास में मेरवाड़ा, जो नागौर और अजमेर के बीच का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसे मेरवाड़ा कहा जाता है। मेर जाति का बाहुल्य होने के कारण इसे मेरवाड़ा कहा जाता है। और अजमेर और मेरवाड़ा दोनों मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश जो है, इस पर शासन किसका होता है? डायरेक्ट ब्रिटिश शासन यहां पर कर रहे हैं, इसलिए इसे केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इसी को चीफ कमिश्नरी भी कहते हैं, चीफ कमिश्नरी। तो चीफ कमिश्नरी या केंद्र शासित प्रदेश। तो चीफ कमिश्नरी अजमेर मेरवाड़ा के अंदर 1832 के अंदर शुरू होती है और मिस्टर लोकेट, इस मिस्टर लोकेट को एजेंट टू गवर्नर जनरल बनाया जाता है। तो चीफ कमिश्नरी 1832 में शुरू होती है अजमेर मेरवाड़ा के अंदर और मिस्टर लोकेट को पहला एजीजी बनाकर एजेंट टू गवर्नर जनरल, गवर्नर का जो एजेंट है जैसे राज्यपाल जैसा, तो उस तरह का एजेंट टू गवर्नर जनरल बना के कहां भेजा जाता है? अजमेर मेरवाड़ा के अंदर। इस अजमेर मेरवाड़ा में जो राजधानी थी वो राजधानी अजमेर मेरवाड़ा थी चीफ कमिश्नरी की, मगर अजमेर मेरवाड़ा केवल शीतकाल में राजधानी रहती थी और इसकी जो राजधानी है वो ग्रीष्म काल में जो इनकी राजधानी है वो माउंट आबू बनती थी और माउंट आबू अपने सिरोही। तो ग्रीष्म काल में माउंट आबू सिरोही, इसलिए राजस्थान की पहली जो नगर पालिका है वो माउंट आबू में बनी और पहला जो नगर परिषद है वो अजमेर में बनी। तो पहली नगर परिषद
अजमेर में, और पहली नगर पालिका माउंट आबू में बनी, और पहला जो नगर निगम है वो जयपुर में बनाया गया। तो पहला नगर निगम ये जयपुर को बनाया गया। प्रभाव पड़ा है अंग्रेजों का, तो केंद्र शासित प्रदेश या चीफ कमिश्नर अजमेर मेरवाड़ा, इसकी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी वो माउंट आबू सी रही और शीतकालीन राजधानी अजमेर थी। मिस्टर लोकेट पहला एजीजी बनकर 1832 के अंदर आता है। पहली नगर परिषद अजमेर को, नगर पालिका माउंट आबू को और नगर निगम जयपुर को बनाया गया। अब अपन बात करें 3 ठिकाने की, तो ठिकाना नीमरानालवर, कुशलगढ़, मासोड़ा और लावा, जो जयपुर रियासत में आता था, वर्तमान है किसमें, तो ये वर्तमान में टोंक के अंदर है। ठिकाने और रियासत में क्या अंतर है? देखो, कोई भी रियासत होती है उस रियासत के अधीन ही बहुत सारे ठिकानेदार होते हैं। एक्चुअल में जो ठिकाने की का कंसेप्ट ये होता है कि बड़ा जो बेटा होता है राजा का, वो तो शासक बनता है, और छोटे बेटों को अलग अलग जागीरें दे दी जाती है, उन्हें जागीरदार, और धीरे धीरे वो महत्वपूर्ण ठिकाने बनते हैं, उन्हें ठिकानेदार या उन्हें सरदार भी कहा जाता है। और इसमें अंतर ये होता है कि जो रियासत है उस रियासत में जो शासक बनता है तब उसे तोपों की सलामी दी जाती है, और ठिकानों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं होता है। तो जो तोपों की सलामी दी जाती है वो रियासतें हैं, और ठिकानों में तोपों की सलामी नहीं दी जाती। जिन ठिकानों के द्वारा उनके मूल रियासत से अलग हो गए हैं और उनके जो शासक है, ठिकानेदार है, उनको अंग्रेजों ने मान्यता दे दी है, इसलिए इनका एकीकरण अलग होता है, इसलिए इन्हें इन ठिकानों को भी शामिल किया गया है। 19 जो रियासतें हैं, इन 19 रियासतों को तोपों की सलामी दी जाती है। ये एक सम्मान की बात होती है। 19 तोपों की सलामी उदयपुर रियासत को, 17 तोपों की सलामी जयपुर को, जोधपुर को, बीकानेर को, इस तरह से 15, और इस तरह से सबसे कम 9 तोपों की जो सलामी है वो सबसे छोटी रियासत शाहपुरा रियासत। जनसंख्या और क्षेत्रफल में जो सबसे छोटी रियासत है जो 19 में, वो कौन सी है? शाहपुरा रियासत है। तो ठिकाने और रियासत में एक सम्मान का जैसे अंतर है, और दूसरा उसने अंग्रेजों ने क्या कर दी, उन ठिकानों को अलग से क्या दे दी, मान्यता दे दी। इन 19 रियासतें हैं, इन 19 रियासतों की अगर अपन बात करेंगे, 3 ठिकानों की बात करेंगे और एक केंद्र शासित प्रदेश को एक करने की जो प्रक्रिया है उसे अपन क्या कहते हैं? एकीकरण कहते हैं। अगर अपन प्रारंभिक दौर में चले तो कहां से एकीकरण शुरू हो रहा है और कहां पर खत्म होता है? तो 18 मार्च का जो समय होता है, 18 मार्च 1948, ये एकीकरण का प्रथम चरण होता है। से 7वां चरण होता है 1 नवंबर 1956। तो 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 के मध्य 7 चरणों के अंदर ये एकीकरण पूरा होता है। 7 चरणों के अंदर 18 मार्च से 1 नवंबर 1956 तक 7 चरणों के अंदर कुल 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय अपने एकीकरण में लगता है। इसे अगर अपन कुल काउंटिंग करेंगे तो 3144 दिन होते हैं। तो ये 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश को एक करने की जो प्रक्रिया है उसे एकीकरण कहा गया है। इस एकीकरण अपना देश आजाद होने के बाद में एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है। 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक 7 चरणों में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन के अंदर अपने राजस्थान का एकीकरण क्या हुआ है? पूरा हुआ है। तो क्या हुआ था, किस तरह की जैसे बात हुई थी और क्यों जरूरत पड़ी अपने को एकीकरण की? तो इस एकीकरण के अंदर क्या होता है कि देश आजाद हो जाता है। 15 अगस्त 1949 को देश आजाद हो गया है। तो देश आजाद होने का जो स्वतंत्रता अधिनियम है, उस स्वतंत्रता अधिनियम को बनाने से पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना बनाई थी
3 जून 1949 को, 3 जून 1949 को इसे कहा जाता है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना। तो ये माउंटबेटन ने भारत को आजाद करने से पहले भारत के दो टुकड़े करने की या भारत के विभाजन की जो योजना है उसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। और ये 3 जून 1949 को इसे लागू किया गया था। तो इसमें लागू किया गया था कि धर्म के आधार पर भारत हिंदू बाहुल्य और पाकिस्तान मुस्लिम बाहुल्य दो देश बनाए जाएंगे। अब इस आधार पर भारत और पाकिस्तान का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। 14 अगस्त 1949 को पाकिस्तान को आजाद कर दिया जाता है मध्य रात्रि से पूर्व, और मध्य रात्रि के बाद में भारत को आजाद कर दिया जाता है। अतः पाकिस्तान का जो स्वतंत्रता दिवस है वो 14 अगस्त है और भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त है। भारत को आजाद करना है और इसका विभाजन करना है, मगर भारत के अंदर तत्कालीन समय में 565 रियासतें थी। जैसे राजस्थान के अंदर 19 रियासत है, इस तरह से भारत में 565 रियासत थी। तो इन 565 रियासतों को एक नियम बनाया गया इनके लिए और उसको लागू किया गया था स्वतंत्रता अधिनियम 1949 की धारा 8 में। तो स्वतंत्रता अधिनियम 1949 की धारा 8 के अंदर यानी अनुच्छेद 8 के अंदर प्रावधान किया गया कि जो भी रियासतें हैं वो रियासतें चाहे तो भारत में मिल सकती है, चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकती है और चाहे तो स्वतंत्र रह सकती है। इस तरह का प्रावधान स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1949 की धारा 8 में किया गया कि वो रियासत भारत में भी मिल सकती है, रियासत पाकिस्तान में भी मिल सकती है और चाहे तो वो रियासत स्वतंत्र भी रह सकती है। मगर स्वतंत्र रहने के लिए इसमें दो प्रावधान किए गए हैं। एक प्रावधान किया गया है कि स्वतंत्रता के लिए उसकी जनसंख्या 10 लाख होना जरूरी है। देन उस स्वतंत्र रहने के लिए उसकी जो इनकम है वो 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए। तो 1 करोड़ रुपए की वार्षिक आय होनी चाहिए और 10 लाख उसकी जनसंख्या होनी चाहिए। वो रियासत क्या हो सकती है, स्वतंत्र रह सकती है। इस क्राइटेरिया में स्वतंत्र रहने के जो क्राइटेरिया है, इसमें अपने राजस्थान के अंदर एक जयपुर रियासत आ रही थी जो इन नियमों पर खरे उतर रही थी, एक उदयपुर रियासत आ रही थी, एक जोधपुर रियासत आ रही थी और एक बीकानेर रियासत आ रही थी। तो जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर जो रियासतें हैं वो इस स्वतंत्र रहने वाले क्राइटेरिया में आ रही थी, बाकी रियासतें उस क्राइटेरिया में नहीं आ रही थी। तो अब क्या करेंगे कि जो दूसरी छोटी छोटी रियासतें हैं वो क्या करेगी, अपना संगठन बनाने की क्या करेगी, कोशिश करेगी जिससे वो स्वतंत्र रह सके और इस तरह का जैसे प्रावधान बनाया गया है। मैं आपको वापस बता रहा हूं कि राजस्थान के अंदर कुल 22 जो क्षेत्र है उनको एक करने की जो योजना है उसे एकीकरण कहा गया है। राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश को एक करना एकीकरण कहा गया है। एक केंद्र शासित प्रदेश चीफ कमिश्नरी अजमेर मेरवाड़ा को बनाया गया था जहां पर सीधा अंग्रेजों का शासन था। ये चीफ कमिश्नरी 1832 के अंदर बनी थी और इस चीफ कमिश्नरी का हेड एजीजी होता था जो गवर्नर जनरल का एजेंट होता था अपने राजस्थान के अंदर। भारत के अंदर अजमेर मेरवाड़ा, दिल्ली, कुर्ग कर्नाटक और बलूचिस्तान पाकिस्तान, ये 4 क्या थी, चीफ कमिश्नर थी। तो इस मिस्टर लोकेट को एजीजी बना के अजमेर जो है वो इनकी केवल शीतकालीन राजधानी थी, ग्रीष्मकालीन राजधानी इनकी माउंट आबू सिरोही थी। अतः अंग्रेजों ने पहली नगर पालिका भी माउंट आबू को बनाया, पहला नगर परिषद अजमेर को बनाया और पहला नगर निगम जयपुर को बनाया।
3 ठिकाने थे, जिसको किसी का नाम जैसे नकुल है तो नकुल को अपन ने निकुला लिखा है। निकुला में नीमराना, अलवर, कुशलगढ़, बांसवाड़ा और लावा जयपुर रियासत में आता था और वर्तमान में किस जिले में, तो टोंक जिले के अंदर। इन ठिकानों और रियासतों में क्या अंतर है, तो ठिकाने, कुछ ऐसे ठिकाने जो रियासतों से अलग हो गए और अंग्रेजों ने उन्हें मान्यता दे दी, उन ठिकानों को अपन ने शामिल किया है, जिसमें ये 3 ठिकाने हैं। और अंतर क्या था, तो इन ठिकानों को तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी, जबकि रियासतों में तोपों की सलामी दी जाती थी। राजस्थान में सर्वाधिक तोपों की सलामी, 19 तोपों की सलामी उदयपुर रियासत में, 17 तोपों की सलामी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर रियासत में, और सबसे कम 9 तोपों की सलामी शाहपुरा, जो सबसे छोटी रियासत है, उसमें दी जाती थी। ये जो शाहपुरा रियासत है, ये क्षेत्रफल में और जनसंख्या में, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में सबसे छोटी रियासत शाहपुरा रियासत। अगर मैं बात करूं कि जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ी रियासत है वो जोधपुर रियासत है, और जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत है वो जयपुर रियासत है। तो जन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत है जोधपुर रियासत। इस जोधपुर रियासत की स्थापना राव जोधा ने की थी और 1459 में की थी। तो राव जोधा ने 1459 में जोधपुर रियासत की स्थापना की थी। राजस्थान में जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत है जयपुर रियासत, और इस जयपुर रियासत की स्थापना है, जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह ने 1727 में की थी। तो सवाई जयसिंह ने जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत जयपुर रियासत की स्थापना की थी। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत जोधपुर रियासत की स्थापना राव जोधा ने 1459 में की थी। राजस्थान में क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे छोटी रियासत है वो शाहपुरा रियासत है। सुजान सिंह अपनी फूलिया के रहने वाले थे, सुजान सिंह। इन सुजान सिंह ने 1631 में शाहपुरा रियासत की क्या की है, स्थापना की है। तो सबसे छोटी रियासत क्षेत्रफल और जनसंख्या में शाहपुरा, सबसे बड़ी रियासत जोधपुर, सबसे जनसंख्या में सबसे बड़ी जयपुर और क्षेत्रफल में सबसे बड़ी जोधपुर। सबसे जो प्राचीन रियासत है उसको कहा गया है मेवाड़। तो मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत है। तो मेवाड़ प्राचीन रियासत है। 566 ईस्वी के अंदर गुहादित्य ने इसकी स्थापना की थी और 734 ईस्वी में मेवाड़ रियासत की स्थापना बप्पा रावल ने की थी। तो सबसे जो प्राचीन रियासत है वो रियासत है मेवाड़ रियासत, जिसकी वंश की स्थापना 566 ईस्वी में गुहादित्य ने और मेवाड़ रियासत की स्थापना 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने की थी। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत जोधपुर रियासत, राव जोधा ने 1459 में। जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत जयपुर रियासत, सवाई जयसिंह ने 1727 ईस्वी के अंदर। क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे छोटी रियासत है वो शाहपुरा रियासत है। सुजान सिंह ने शाहजहां के समय 1631 में इसकी क्या की है, स्थापना की है। राजस्थान के अंदर सबसे जो नवीन रियासत है वो है झालावाड़। सबसे नवीन रियासत झालावाड़। अंग्रेजों के समय 1838 में झाला मदन सिंह ने इस रियासत की क्या की थी, स्थापना की थी। तो सबसे नवीन रियासत झालावाड़ 1838 में झाला मदन सिंह ने। राजस्थान के अंदर एकमात्र जो मुस्लिम रियासत है वो मुस्लिम रियासत है टोंक। 1817 में अमीर खां पिंडारी ने इस रियासत की क्या की है, स्थापना की। राजस्थान के अंदर 2 जाट रियासतें हैं, एक है भरतपुर और एक है धौलपुर। तो राजस्थान में 19 रियासतों में एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक 1817 अमीर खां पिंडारी ने इसकी स्थापना की। राजस्थान में 2 जाट रियासतें हैं, भरतपुर और धौलपुर के अंदर जाटों का शासन है। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ रियासत
गुहादित्य ने इस वंश की स्थापना 566 में और बप्पा रावल ने 734 में मेवाड़ रियासत की स्थापना की। सबसे नवीन रियासत झालावाड़ 1838 में झाला मदन सिंह ने इसकी स्थापना की। सबसे नवीन झालावाड़ क्षेत्रफल में सबसे छोटी और जनसंख्या में सबसे छोटी रियासत शाहपुरा रियासत, जिसको सबसे कम 9 तोपों की सलामी दी जाती थी, और सुजान सिंह ने 1631 में इसकी स्थापना की। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी जोधपुर रियासत राव जोधा ने 1459 में। जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत जयपुर सवाई जयसिंह ने 1727 के अंदर इसकी क्या की है, स्थापना की। तो इन 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश को मिलाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, एकीकरण कहलाती है। अब एकीकरण की जो जरूरत पड़ी है वो 15 अगस्त 1950 को देश आजाद हो गया। अब देश आजाद होने के समय ही तो देश आजाद हो रहा है अब, और जून में अपने को माउंटबेटन योजना में पता चल जाता है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा, और स्वतंत्रता अधिनियम में यह भी पता चल जाता है कि रियासतें हैं जो 565 रियासतें हैं उनमें प्रावधान किया गया है कि वो स्वतंत्र भी रह सकती है, चाहे तो भारत में मिल सकती है चाहे पाकिस्तान में मिल सकती है। अतः इस समस्या का निजात पाने के लिए रियासती विभाग की स्थापना की जाती है, रियासती विभाग। और इस रियासती विभाग की जो स्थापना होती है वो होती है 5 जुलाई 1949 को। तो रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1949 को होती है। अपने जो वल्लभ भाई पटेल है, जिन्हें सरदार के नाम से जाना जाता है, बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है और इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म दिवस है इसे एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी इनकी जो मूर्ति बनाई गई है नर्मदा नदी के तट पे गुजरात, उसे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। तो रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1949 के अंदर होती है। क्यों हो रही है समझ में आया क्या? 565 जो रियासतें हैं उनको प्रावधान ये किया गया है कि वो चाहे तो भारत में मिले चाहे पाकिस्तान में, चाहे वो स्वतंत्र रहे, मगर स्वतंत्र रहने वाली रियासत के लिए ये जरूरी था कि कम से कम 10 लाख उसकी जनसंख्या हो और 1 करोड़ रुपए उसकी वार्षिक इनकम हो, उसे ही स्वतंत्र रहने का। और इस स्वतंत्र रहने के 4 जो क्राइटेरिया हैं, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर, ये उसको क्या करते थे, पूरा करते थे। तो रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1949 को होती है। इसका अध्यक्ष बनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाता है। पूरे भारत की रियासतों को एक करने का श्रेय मिलने के कारण इन्हें लौह पुरुष कहा गया है। और बारदोली जो सत्याग्रह हुआ है गुजरात में, उनकी महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी है। और इसका जो सचिव है वो वीपी मेनन को बनाया गया, सचिव वीपी मेनन। ये अपने जो लॉर्ड माउंटबेटन है उसके सलाहकार थे, इसलिए इन्हें भारत का अपने रियासती विभाग का क्या बनाया है, सचिव बनाया है। अब ये आदमी क्या करेंगे, इन रियासतों को एक करने का प्रयास करेंगे। इन्हें भारत और पाकिस्तान के अंदर जो विलय हो रहा है, पाकिस्तान जैसे अलग हो गया 15 अगस्त 1950, तो भारत में जो रियासतें हैं उनको एक करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने 562 रियासतों तक इन्होंने कार्य कर लिया था, 562 तक का इनका कार्य कर लिया था, मगर 3 रियासतें हैं जिनमें एक जूनागढ़ है, एक जम्मू कश्मीर है और एक हैदराबाद। ये जो 3 रियासतें हैं ये न तो भारत में शामिल हुई नहीं पाकिस्तान में, इसलिए जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिलाया गया। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह जी से विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराए गए और विलय पत्र पर हस्ताक्षर के आधार पर जम्मू कश्मीर को मिलाया गया। और ऑपरेशन पोलो के द्वारा पुलिस कार्रवाई, सैन्य कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को मिलाया गया अपने भारत के अंदर। तो ये जो कार्य है, ये कार्य कौन करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। इसलिए वर्तमान में भी जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो उस विलय पत्र को नहीं मानते हैं, इसलिए वहां पर आजाद कश्मीर का नारा दिया जाता है और पाकिस्तान फिर उसको समर्थन करता है कि विलय पत्र के ऊपर हस्ताक्षर करवा के जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया गया है। तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा और हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई या पुलिस कार्रवाई के द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाया गया और उसके तहत इन्हें भारत के अंदर मिलाया गया। तो अब ये जो काम है
ये क्यों बन रहा है, कैसे जैसे एकीकरण शुरू हुआ है और क्या है, इसके मैंने आपको बेसिक जानकारी दी है। एक बार पुनः हल्का सा मैं आपको बता देता हूं कि एकीकरण है क्या है। 19 रियासत, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश को एक करने की जो योजना है वो एकीकरण है। भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 1947, उससे पहले जो माउंटबेटन योजना बनी थी 3 जून 1949, इसमें भारत और पाकिस्तान के विभाजन की योजना बनी थी। स्वतंत्र अधिनियम, भारत स्वतंत्र अधिनियम 1946 की धारा 8 के तहत जो स्वतंत्र रियासतें हैं, जो 565 थे उस समय, वो भारत में भी मिल सकती है, पाकिस्तान में मिल सकती है और स्वतंत्र भी रह सकती है। स्वतंत्र रहने का क्राइटेरिया क्या है? 10 लाख की जनसंख्या और 1 करोड़ उसकी क्या होनी चाहिए, इनकम होनी चाहिए। राजस्थान के कितनी रियासतें इसको फॉलो करती थी? तो जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर, ये बड़ी रियासतें थी। और यही मैंने बताया कि इन रियासतों को तोपों की क्या मिलती थी, सलामी। तो सबसे ज्यादा 19 तोपों की सलामी उदयपुर को, 17 तोपों की सलामी जयपुर, जोधपुर और बीकानेर को, और सबसे कम 9 तोपों की सलामी सबसे छोटी क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी सापड़ा रियासत को मिलती है। फिर वो 3 जो रियासतें हैं उन्हें जूनागढ़ को जनमत संग्रह, जम्मू कश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर और हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो या पुलिस कार्रवाई के द्वारा इसे शामिल किया जाता है। तो ये सबसे पुरानी, सबसे नवीन मुस्लिम इन रियासतों की मैंने बात की है। अजमेर मेरवाड़ा कैसे बना है इसकी बात की है। राजस्थान का जो एकीकरण है वो 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक कुल 7 चरणों में चलता है। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन और 3144 कुल दिनों के अंदर राजस्थान का क्या होता है, एकीकरण होता है। अब मैं आपको अच्छे से इन चीजों को समझाता हूं। सबसे नवीन रियासत झालावाड़ 1838 के अंदर, झाला मदन सिंह। सबसे जो पुरानी है वो है मेवाड़। गुहादित्य ने 566 ईस्वी के अंदर गुहिल वंश की स्थापना की और 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने मेवाड़ की स्थापना की। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर ये 10 लाख जनसंख्या और 1 करोड़ इनकम को फॉलो करते थे। स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 में रियासतें चाहे तो भारत में मिले चाहे पाकिस्तान में मिले। माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया। राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 कुल 7 चरणों में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। सबसे कम तोपों की सलामी सापुरा रियासत को 9, सबसे ज्यादा उदयपुर को 21 तोपों की सलामी दी गई है। अब 3 ठिकाने कौन से? निमराना अलवर, कुशलगढ़ बांसवाड़ा और लावा टोंक निकुला। फिर अगर बात करें अपन तो तोपों की सलामी ठिकानों को नहीं दी जाती थी। एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसे अपन अजमेर मेरवाड़ा कहते हैं। अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। पहली बार इसे चीफ कमिश्नर भी कहते हैं। एजीजी 1832 में पहली बार आया मिस्टर लोकेट। अब जो ये रियासतें हैं, इन रियासतों को अपन एक कर रहे हैं और इस एक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एकीकरण कहा जाता है। बिल्कुल बेसिक से समझिए। मैंने बताया 7 चरणों के अंदर राजस्थान का क्या हुआ है? एकीकरण हुआ है। तो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, फिर 5वां, 6ठा और 7वां। तो शुरू कहां से होता है? तो शुरू होता है 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956। तो देखिए 3 डेटें 48 की है, यानी कि पहला चरण भी 1948 में होगा, दूसरा चरण भी 1948 में होगा, तीसरा चरण भी 1948 में होगा। 2 डेटें 1949 की है, यानी कि चौथा चरण 1949 में होगा, 5वां चरण भी 1949 में होगा। तो अपने को पता है कि 48 से शुरू होगा, तो 48 के 3 डेटें हैं, 49 की 2 डेटें हैं। फिर एक डेट है अपने 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने की डेट है। और अंतिम जो डेट है वो अपने को पता ही है, 1 नवंबर 1956। तो अंतिम डेट कौन सी होगी? 1 नवंबर 1956 और एक डेट हो गई 26 जनवरी 1949 और एक डेट हो गई सबसे पहली वाली 18 मार्च 1948। समझिए कि जैसे अपने इस राजस्थान का
जो क्षेत्र है, इस राजस्थान के क्षेत्र में मैंने आपको बताया कि ये जो 10 लाख की जनसंख्या और 1 करोड़ वाला पैटर्न चल रहा है, अपने मेवाड़ के अंदर राजस्थान यूनियन बनाने का जो प्रयास है वो 1946 के अंदर 25-26 जून 1946 के अंदर राजस्थान यूनियन बनाने का जो प्रयास है वो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा किया गया। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान यूनियन बनाने का जो सर्वप्रथम प्रयास है वो किसने किया, तो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने। तो उदयपुर जो है, इस उदयपुर के शासक कौन है, भूपाल सिंह। और भूपाल सिंह कहां के हैं, तो उदयपुर के। और इन्होंने सबसे पहले राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था 25-26 जून 1946 में। तो राजस्थान यूनियन बनाने का सबसे पहले प्रयास किसने किया, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने किया था। 25-26 जून 1946 के अंदर किया था। इसमें कुल 22 राजाओं ने क्या लिया था, भाग लिया था। मगर खुद मेवाड़ जो रियासत है वो 10 लाख की जनसंख्या और 1 करोड़ की जो सालाना इनकम को पूरा करती थी। अब मैं बता रहा हूं कि अब इन एकीकरण का चरण चलता है और एकीकरण के चरण में सबसे पहले दिमाग लगाता है और वो आदमी का नाम होता है शोभालाल कुमावत। आदमी का नाम क्या है, शोभालाल कुमावत। तो आदमी है शोभालाल कुमावत। ये जो शोभालाल कुमावत है ये अलवर का है। तो शोभालाल कुमावत जो अलवर के हैं, तो ये अलवर, ये जाते हैं भरतपुर के उदयभान सिंह के पास। तो भरतपुर के कौन है, उदयभान सिंह। उदयभान सिंह हैं, ये कहां के हैं, भरतपुर के, धौलपुर के हैं उदयभान सिंह। तो उदयभान सिंह है धौलपुर के। और शोभालाल कुमावत कहां का है, अलवर का। दिमाग लगा रहे हैं, संगठन बनाने की योजना है कि कम से कम 1 लाख से ज्यादा क्या हो जाए, अपनी इनकम हो जाए और 10 लाख की जनसंख्या अपन कवर कर ले। तो शोभालाल कुमावत अलवर, उदयभान सिंह धौलपुर के पास जाता है। तो अलवर, भरतपुर, फिर अपने उदयभान सिंह है जो कहां के हैं, धौलपुर के। और यहां है अपने करौली। तो ये 4 रियासतें हैं, इन 4 रियासतों का आपस में सामंजस्य हो जाता है। कौन कर रहा है कोशिश, शोभालाल कुमावत और उदयभान सिंह धौलपुर कर रहे हैं। ये करते हैं और इन 4 रियासतों को एक करने का क्या कर देते हैं, योजना बना देते हैं। तो इन रियासतों को एक करने की योजना बनी है। एक अपने जो ये राजस्थान यूनियन बनाया गया है, इस राजस्थान यूनियन के जो सलाहकार हैं, ये सलाहकार थे के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी। तो जो के.एम. मुंशी है वो इस राजस्थान यूनियन के समय सलाहकार थे। तो इन के.एम. मुंशी ने कहा कि आप जो ये संगठन बना रहे हो, इस संगठन का नाम आपको मत्स्य संघ रखना चाहिए। इस संगठन का नाम आपको क्या रखना चाहिए, मत्स्य संघ। तो इसका नाम रखा गया मत्स्य संघ। तारीख हुई 18 मार्च 1948। तो मत्स्य संघ का जो उद्घाटन कब होता है, 18 मार्च 1948 या 48 को होता है। नाम क्या रखा जाता है, मत्स्य संघ। और इसका सुझाव किसने दिया, के.एम. मुंशी ने। तो मत्स्य संघ किसके सुझाव पर नाम रखा गया, के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी कहते हैं कि प्राचीन समय में ये क्षेत्र जो है वो मत्स्य जनपद था, जिसकी राजधानी विराटनगर, वर्तमान में बेराट, जयपुर है। यहीं पर पांडवों ने अपना ज्ञातवास बिताया था, इसलिए इस संघ का नाम क्या रखो, मत्स्य संघ नाम रखो। तो मत्स्य संघ जो बनता है तो इसके अंदर कौन कौन शामिल होते हैं, तो एक तो अलवर शामिल हो जाता है, भरतपुर शामिल हो जाता है, करौली शामिल हो जाता है और धौलपुर शामिल हो जाता है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इसलिए इसे A, B, C
और डी रियासतों के नाम से भी जानते हैं। अपने को पता है कि अलवर के अंदर ठिकाना है और उस ठिकाने का नाम क्या है, तो नीमराना। तो नीमराना जो ठिकाना है वो भी इस चरण के अंदर क्या होता है, शामिल होता है। तो एकीकरण का जो पहला चरण है वो है, पहले चरण की बात कर रहे हैं 18 मार्च 1948 को। नाम क्या था, मत्स्य संघ था। किसके सुझाव पर, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के सुझाव पर नाम रखा गया। कौन कौन सी रियासतें इसमें शामिल हुई, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासत इसमें शामिल हुई, और एक जो ठिकाना है वो नीमराना। तो ए बी सी डी रियासतें अपने को ध्यान रखिए, ए फॉर अलवर, बी फॉर भरतपुर, सी फॉर करौली और डी फॉर धौलपुर। अब इसमें जो इनकी जो राजधानी है, तो शोभालाल कुमावत ने अलवर को क्या रखा, राजधानी। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि जो राजधानी है प्रथम चरण की वो कौन सी है, अलवर है। जो रियासतें हैं वो कौन कौन सी है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और नीमराना ठिकाना। इसका जो दिनांक है वो कौन सा है, तो 18 मार्च 1950 है। और प्रथम चरण का जो नाम है वो मत्स्य संघ है, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के सुझाव पे रखा गया। अब ये जो उदयभान सिंह है इनको बनाया जाता है राज प्रमुख, राज प्रमुख बनाया जाता है उदयपाल सिंह धौलपुर को। और इसका जो प्रधानमंत्री है वो बनाया जाता है शोभालाल कुमावत को। तो जो प्रथम चरण है वो 18 मार्च 1948 को, नाम मत्स्य संघ, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के सुझाव पर, दिनांक 18 मार्च 1949। मैंने बताया 1948 की 3 डेटें हैं, 1949 की 2 है। रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली 4 रियासतें और एक ठिकाना नीमराना। राजधानी किसको बनाया गया, अलवर को बनाया गया। तो उदयपाल सिंह धौलपुर, गणेश पाल सिंह जो करौली है इन्हें उप राज प्रमुख बनाया गया। थोड़ा सा अपन ध्यान रख देंगे, उप राज प्रमुख ये बनाया गया गणेश पाल सिंह जी, और ये कहाँ के, तो करौली के। तो ये अपना कौन सा चरण होता है, पहला चरण होता है। बिल्कुल सामान्य सी चीज है कि ये संगठन बना रहे हैं अपनी इनकम। अब इनकी जो इनकम है वो 1 करोड़ और 84 लाख हो जाती है। तो इनका जो आय है वो कितनी हो जाती है, 1 करोड़ और 84 लाख। तो 184 लाख इनकी क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है। अब इसका मतलब ये चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं, ये चाहे तो भारत में भी मिल सकते हैं और ये चाहे तो पाकिस्तान में भी मिल सकते हैं। अपने को ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक रियासत की मैं बात कर रहा हूं, वो रियासत है जोधपुर। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक डिफरेंट रियासत है और उस रियासत का नाम हो गया डूंगरपुर। 2 रियासतें हैं, एक है अलवर और एक है भरतपुर। इनको ध्यान रखना है। इन रियासतों ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया था। तो जोधपुर, डूंगरपुर, अलवर और भरतपुर ये जो रियासतें हैं इन्होंने स्वतंत्र रहने का क्या लिया था, निर्णय लिया था। जोधपुर के जो शासक थे उनका नाम हनुमंत सिंह था। तो हनुमंत सिंह जोधपुर ने जिन्ना से मुलाकात की थी, इसलिए इनके बारे में अफवाह भी फैली थी कि जोधपुर जो हनुमंत सिंह है, जोधपुर के राजा, वो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। अलवर और भरतपुर के जो शासक थे उनके बारे में ये होता है कि ये यूपी में मिलना चाहते थे। तो जोधपुर, डूंगरपुर, अलवर और भरतपुर 4 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने क्या किया था, स्वतंत्र रहने का क्या लिया था, निर्णय लिया था। इस तरह का जिसे प्राथमिक प्रावधान है। फिर अपन बात कर रहे हैं कि एकीकरण का पहला चरण 18 मार्च 1950, नाम मत्स्य संघ, के मुंशी के सुझाव पर, दिनांक 18 मार्च 1950। पहला ही चरण हो गया। नाम मत्स्य संघ, मत्स्य जनपद के कारण। रियासतें तो एबीसीडी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ये पास की रियासतें जैसे इसके अंदर शामिल हो गई है। फिर नीमराना ठिकाना आ रहा है वो इसमें शामिल हो गया है। अब इनकी राजधानी बनेगी अलवर।
क्योंकि अलवर का शोभालाल कुमावत क्या बन गया है, प्रधानमंत्री बन गया है। राज प्रमुख उदयपाल सिंह धौलपुर को बना दिया गया है और उप राज प्रमुख गणेश पाल करौली को बना दिया गया है। अभी जो इनकी जो इनकम है वो 184 लाख रुपए हो गई है। जोधपुर, डूंगरपुर, अलवर और भरतपुर ऐसी रियासतें हैं जिन्होंने स्वतंत्र रहने का क्या किया था, निर्णय लिया था प्रारंभिक दौर के अंदर। तो ये 18 मार्च 1948 कौन सा चरण है, पहला चरण है। अब अपन आगे बढ़े। अब कोई भी संगठन बनता है और संगठनों का समय चल रहा है, उस समय रियासती विभाग की स्थापना हो गई है, तो सारे जने इस मामले में लग रहे हैं। और जब एक संगठन बन गया कि मत्स्य संघ बन गया, रे मत्स्य संघ बन गया, रे मत्स्य संघ बन गया, तो इस तरह का संगठन बन गया। तब गोकुललाल असावा जो अपने शाहपुरा का था, कौन है, गोकुल लाल असावा, और ये गोकुललाल असावा कहाँ के, शाहपुरा के। तो ये हो गया अपने शाहपुरा। तो गोकुललाल असावा शाहपुरा के, ये जाते हैं भीम सिंह कोटा के पास। भीम सिंह जी, और भीम सिंह जी कहाँ के हैं, कोटा के। तो भीम सिंह कोटा के पास जाते हैं। तो ये हो गया अपना कोटा। तो भीम सिंह कोटा के पास में गोकुललाल असावा जाते हैं और ये जाते आगे कहते हैं कि इस तरह से एक संगठन बन गया, मत्स्य संघ बन गया, शोभालाल कुमावत प्रधानमंत्री बन गए, धौलपुर के उदयपाल सिंह जी राज प्रमुख बन गए, करौली के गणेश पाल सिंह जी उपराज प्रमुख बन गए, उन्होंने अलवर को अपनी राजधानी बना दिया। इस तरह से 4 रियासतों और ठिकाना उन्होंने मिला दिया है। और भारत सरकार के द्वारा जो प्रावधान किया गया है, उस प्रावधान में 10 लाख की जनसंख्या और 1 करोड़ का जो इनकम है उसका उन्होंने प्रावधान कर लिया है। और हमें भी इस तरह की कोशिश करना चाहिए। तो कोशिश करना चाहिए। तो भीम सिंह कोटा ने कहा अपने आसपास का जो क्षेत्र है उसके अंदर जाओ। तो बूंदी के बहादुर सिंह के पास जाता है गोकुललाल असावा, झालावाड़ के अंदर जाता है। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ ये पास की रियासतें हैं, इनको शामिल किया गया। शाहपुरा को शामिल कर दिया गया, किशनगढ़ को शामिल कर लिया और टोंक को शामिल कर लिया। इधर अपने यहाँ पर प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है और बांसवाड़ा, इनको इन्होंने क्या कर लिया, अपने में मिला लिया। तो ये जो 9 रियासतें हैं, 9 रियासतों में कौन सी है, तो एक तो कोटा जहां के भीम सिंह जी खुद है, कोटा, बूंदी बहादुर सिंह जी, झालावाड़, फिर अपने एक किशनगढ़ हो जाएगा, टोंक हो जाएगा, और गोकुललाल असावा जो कहां का था, तो शाहपुरा का था। ये प्लस इन्होंने छोटी रियासतें प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कोटा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो ये तो 9 तो रियासत हो गई और एक ठिकाना हो गया, और उस ठिकाने का नाम क्या है, तो कुशलगढ़। तो कुशलगढ़ कहाँ का है, बांसवाड़ा का। तो राजस्थान का जो दूसरा चरण है, तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो टाइम है ये केवल 7 दिन में ही इस चीज को पूरा कर दिया। यानी कि 18 मार्च 1948 के अंदर जो शोभालाल कुमावत ने जो कंसेप्ट चलाया था, उसी तरह से गोकुललाल असावा ने केवल 7 दिनों में इन सब चीजों को मिला दिया। तो अब डेट कौन सी हो जाएगी, तो 7 दिन का मतलब 25 मार्च। तो पहला है 18 मार्च 1948, दूसरा है 25 मार्च 1948। अब ये जो संघ बना है, तो इसका नाम ही संघ रखा और इसे कहा गया है राजस्थान संघ। राजस्थान संघ, कहीं कहीं इसको पूर्व राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, और इसे पूर्व राजस्थान के नाम से जाना गया है। तो राजस्थान संघ नाम हो गया। अब दिनांक बताओ कौन सी, तो 25 मार्च 1948। 3 चरण में 1948 की डेट है। पहला अपने को पता है 18 मार्च शोभालाल कुमावत वाला, अलवर उदयपाल सिंह धौलपुर वाला, गणेश पाल करौली वाला, अलवर भरतपुर धौलपुर करौली और नीमराना वाला। अब इस तरह से 7 दिन में ही गोकुललाल असावा ने इन 9 रियासतों को एक कर दिया। तो दूसरा चरण हो गया 25 मार्च 1948, नाम क्या हो गया, राजस्थान संघ। अब वहां पर
प्रधानमंत्री शोभालाल कमौत बना तो यहाँ पर कौन बन गया, गोकुलाल लसावा शाहपुरा का। वहां पर उदयपाल सिंह धौलपुर राज प्रमुख बना तो यहाँ राज प्रमुख कौन बन गए, भीम सिंह कोटा। उसमें रियासतें 4 थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीमराना ठिकाना था। यहाँ पर 9 रियासतें, कोटा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और एक ठिकाना कौन सा हो गया, कुशलगढ़। अब राजधानी, तो राजधानी कौन सी होगी, कोटा। तो राजधानी कौन सी, कोटा। पहले में राजधानी कौन सी, अलवर, दूसरे में कोटा। बहादुर सिंह जो बूंदी है वो इसमें उपराज प्रमुख बने थे और उसमें गणेश पाल करौली बने थे। तो बहादुर सिंह, और ये बहादुर सिंह कहां के, तो बूंदी के उपराज प्रमुख। अब यहां पर जब ये साइन कर रहे थे तब ये जो बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह हैं, तो चंद्रवीर सिंह कहां के हैं, बांसवाड़ा के। ये कहते हैं कि विलेप इस पे हस्ताक्षर कर रहे थे, तब इन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूं, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। राजगद्दी जब जा रही है तब आदमी के अंदर फ्रस्ट्रेट होकर इस तरह की बात भी कह सकते हैं कि मैं अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूं, हस्ताक्षर कर रहा हूं। कौन कहते हैं, चंद्रवीर सिंह है बांसवाड़ा। तो तीसरा चरण जो बाद में, पहला कौन सा 18 मार्च 1948, दूसरा कौन सा 25 मार्च 1948। तो दिनांक 25 मार्च, नाम क्या है, राजस्थान संघ पूर्व राजस्थान, प्रधानमंत्री गोकुलाल लसावा शाहपुरा, राज प्रमुख भीम सिंह कोटा, रियासतें 9 कोटा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ ठिकाना, राजधानी कोटा, उपराज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी और चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा ने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। अब बात जाती है माणिक्यलाल वर्मा के पास और माणिक्यलाल वर्मा भगा भगा जाता है और जाता है मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह वही है जिन्होंने 25-26 जून 1946 के अंदर राजस्थान यूनियन बनाने की क्या की थी, का संगठन बनाने की कोशिश की थी, प्रयास किया था और इसमें 22 राजाओं ने इसमें शामिल हुए थे। अब माणिक्यलाल वर्मा जाता है भोपाल सिंह जी के पास में और भोपाल सिंह जी के पास में माणिक्यलाल वर्मा जाता है। तो माणिक्यलाल वर्मा कहां का है, अपने माणिक्यलाल वर्मा भीलवाड़ा। तो माणिक्यलाल वर्मा कहां पर जाता है, उदयपुर जाता है और उदयपुर के अंदर कौन है, तो उदयपुर के अंदर है भोपाल सिंह जी। तो अब बात करें अपन कि जो माणिक्यलाल वर्मा है, MLV माणिक्यलाल वर्मा, ये माणिक्यलाल वर्मा बिजोले किसान आंदोलन से संबंधित है और जो AGG हॉलैंड है उनके साथ में माणिक्यलाल वर्मा मिलकर किसानों को भूमि का हस्तांतरण कर देते हैं 1941 में और बिजोले किसान आंदोलन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इससे माणिक्यलाल वर्मा की अपने मेवाड़ क्षेत्र में बहुत ख्याति बनती है। तो माणिक्यलाल वर्मा अपने भीलवाड़ा, तो ये माणिक्यलाल वर्मा जाते हैं, कहां जाते हैं, भूपाल सिंह जी के पास। तो कौन है, भूपाल सिंह है, ये भूपाल सिंह है जी। और भूपाल सिंह जी कहां के, अपने मेवाड़ के कह दो चाहे उदयपुर के कह दो। अब ये कहते हैं कि मेवाड़ की महाराणा गजब हो गया। एक तो 18 मार्च 1948 को उदयपाल सिंह धौलपुर और शोभालाल कमौत ने मिलकर मत्स्य संघ बना दिया। फिर 25 मार्च 1948 को गोकुलाल लसावा और भीम सिंह कोटा और बूंदी के बहादुर सिंह आदि ने मिलकर एक राजस्थान संघ बना दिया। अब अपने लिए समस्या हो गई कि राजस्थान के 4 रियासतें तो मत्स्य संघ में है और राजस्थान की जो 9 रियासतें हैं तो ये तो हो गया मत्स्य संघ, इसका नाम क्या हो गया, मत्स्य संघ, और इसका नाम हो गया राजस्थान संघ। तो एक मत्स्य संघ बन गया, एक राजस्थान संघ बन गया। अब अपन क्या करें, तो यार अब अपन क्या करें, अपने पास और कौन सी रियासतें बची है कि राजस्थान के अंदर तो बहुत कम रियासतें बची है। एक रियासत बची है, जयपुर रियासत है, वो मिलने नहीं चाहती, वो खुद ही पावरफुल है। बीकानेर रियासत नहीं मिलना चाहती, वो खुद पावरफुल है। जोधपुर रियासत नहीं मिलना चाहती, वो खुद पावरफुल है। जैसलमेर वाले नहीं मिलना चाहते। एक रियासत बचती है, अपने सिरोही वाली रियासत बचती है। अब ये जो रियासतें हैं तो इन रियासतों से अब अपना पार नहीं पड़ता है क्योंकि राजस्थान के 19 रियासतों में 9 और 4 13 जो रियासतें हैं वो 13 रियासतें क्या है, उन्होंने अपना एक संगठन बना लिया है। तो माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह जी को समझाता है कि मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह जी, अपन ऐसा करते हैं, मैं कूटनीति रचता हूं और अपन क्या करते हैं
इस राजस्थान संघ के अंदर अपन शामिल हो जाते हैं। एक योजना रहेगी, मैं आपको राज प्रमुख बना दूंगा, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, उदयपुर को अपन राजधानी बना देंगे, और जो पहले संगठन वाले हैं इनको उपराज प्रमुख और उप प्रधानमंत्री ऐसे अपन बना देंगे। ये 15-17 दिन के अंदर, 20-22 दिन के अंदर ये योजना बना लेते हैं। और जो 18 मार्च 1948 को पहला चरण 7 दिनों के बाद में, 25 मार्च 1948 को दूसरा चरण, तो 18 मार्च के एक महीने बाद में यानी कि 18 अप्रैल को, तो 18 अप्रैल 1948 को ये योजना बनाते हैं और इसका नाम रखते हैं, ये नाम रखते हैं संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान इसलिए नाम रखा है कि संयुक्त राजस्थान में जो राजस्थान संघ है, इस राजस्थान संघ में किसको शामिल कर लिया? उदयपुर को शामिल कर लिया। बहुत आसान। उदयपुर को इन्होंने क्या बना दिया? राजधानी बना दिया। तो 9 तो पहले ये 10 हो गई। फिर दिनांक कौन सा है? तो अपने एक महीने बाद में यानी कि 18 अप्रैल 1948। तो 3 डेटें, 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948 और 18 अप्रैल 1948। अंतर क्या हुआ? केवल जो उदयपुर है, ये उदयपुर क्या हो गया? इसमें शामिल हो गया और इसका नाम क्या रख दिया? संयुक्त राजस्थान। तो पहला चरण 18 मार्च, दूसरा चरण 25 मार्च और तीसरा चरण 18 अप्रैल। और ये कब के डेटे हैं? 1948 के। तो ये राजस्थान, इधर का राजस्थान पूरा क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है और उसका नाम क्या रखा है? संयुक्त राजस्थान। तो तीसरा जो चरण है 18 अप्रैल 1949, नाम क्या है? संयुक्त राजस्थान। दिनांक 18 अप्रैल 1949। रियासतें राजस्थान संघ में उदयपुर को शामिल किया है। राजधानी किसको बना दिया? उदयपुर को बना दिया। प्रधानमंत्री कौन बन गया? माणिक्यलाल वर्मा बन गया। राज प्रमुख कौन बन गया? गोपाल सिंह मेवाड़ राज प्रमुख बन गए। अब उपराज प्रमुख किसको बनाएंगे? तो जो भीम सिंह कोटा जो पहले राज प्रमुख था उसको उपराज प्रमुख बना दिया, भीम सिंह कोटा, तो इसको उपराज प्रमुख बना दिया। गोकुललाल असावा को उप प्रधानमंत्री बना दिया, तो ये से उप प्रधानमंत्री बना दिया। एक फॉर्मेलिटी की जा रही है उसका सम्मान रखने के लिए, तो गोकुललाल असावा इसे उप प्रधानमंत्री बना दिया। बहुत आसानी से समझिए, बहुत ही बिल्कुल फैक्चुअल चीजें हैं कि 18 अप्रैल 1948 को माणिक्यलाल वर्मा दिमाग लगाता है, महाराणा भूपाल सिंह राजधानी बनवाता है उदयपुर को, और ये राजस्थान संघ में उदयपुर को क्या कर देते हैं? शामिल कर देते हैं। तो 10 + 9 + 1 10 रियासतें हो गई। 4 रियासतें ये, 10 रियासतें ये हो गई। ये मत्स्य संघ अलग है ये बिल्कुल, और राजस्थान संघ, फिर ये नाम क्या हो गया? संयुक्त राजस्थान। अब 4 रियासतें बची है। 4 रियासतों के अंदर है, एक अपनी जयपुर रियासत है, एक बीकानेर रियासत है, एक जोधपुर है और एक जैसलमेर। एक अपनी जो सिरोही रियासत है, इसमें बहुत खतरनाक कंट्रोवर्सी चलेगी और अंतिम तक अपन देखेंगे। तो ये अपने जो रियासतें हैं उन रियासतों का है। तो अपन तीसरे चरण की बात कर रहे हैं। नाम संयुक्त राजस्थान, डेट 18 अप्रैल 1949, प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा, उप प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा, राज प्रमुख भूपाल सिंह मेवाड़, उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा, राजधानी उदयपुर, रियासतें राजस्थान संघ प्लस उदयपुर। अब मैटर बदल जाता है और जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जैसी रियासतें हैं, वो रियासतें अब शामिल हो या नहीं हो, उस तरह की जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि रियासती विभाग का जो अध्यक्ष है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। अब छोटे छोटे जो घटनाएं घटी है उन घटनाओं को थोड़ा समझिए कि छोटी घटनाओं में रियासती विभाग के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने छोटे मंत्री को भेजा। यानी कि 18 मार्च 1948 को जब मत्स्य संघ का गठन होता है और 25 मार्च 1948 को जब राजस्थान संघ का गठन होता है, तब इन दोनों का जो उद्घाटन है, इन दोनों का उद्घाटन वो करता है एन.वी. गॉडगिल। एन.वी. गॉडगिल, ये एन.वी. गॉडगिल नरहरि विष्णु गॉडगिल है, और ये तत्कालीन समय के अंदर जो खनिज है और खनिज और
विद्युत यानी कि ऊर्जा मंत्री था। तो खनिज और ऊर्जा मंत्री तत्कालीन समय का कौन था? एनवी गॉडगिल। वो उद्घाटन करता है 18 मार्च 1948 मत्स्य संघ और 25 मार्च 1948 राजस्थान संघ का। फिर जो उदयपुर के अंदर शामिल हो रहे हैं, तो उदयपुर में शामिल हो रहे हैं, तब इसका जो उद्घाटन है वो उद्घाटन किया था स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने। तो भारत के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री JL नेहरू ने क्या किया? इसका उद्घाटन किया। मोस्ट इंपोर्टेंट, किस जवाहरलाल नेहरू ने किस चरण का उद्घाटन किया? 18 अप्रैल 1948 को। कौन से नंबर का चरण था? तीसरा चरण था, और नाम क्या था? तो संयुक्त राजस्थान। अब मैंने बताया कि जयपुर, बीकानेर, जोधपुर जैसे मेरी बड़ी रियासतों को शामिल करने के लिए अब खुद इंटरफेयर करते हैं अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इन रियासतों को क्या करते हैं? वो समझा देते हैं। और उनके समझाने के कारण ही अब जो स्थिति बनती है कि राजस्थान के अंदर जो अपने संयुक्त राजस्थान है, इस संयुक्त राजस्थान के अंदर सभी रियासतें शामिल होने का क्या करती है? प्रस्ताव बनाती है। अब दिमाग जो लगाता है वो लगाता है हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री, ये हीरालाल शास्त्री जयपुर के हैं, जोबनेर जयपुर के अंदर इनका मुख्य है। अब राज प्रमुख है अपने वो मान सिंह है, और मान सिंह है अपने जयपुर के। तो अब यहां पर कंट्रोवर्सी बनती है, और राज प्रमुख के पद को लेकर लड़ाई होती है। तो हीरालाल शास्त्री मान सिंह को समझाता है कि आपको हम राज प्रमुख बना देते हैं, और मेवाड़ के महाराणा जी भूपाल सिंह है उनको हम महाराज प्रमुख बना देते हैं। उनका नाम क्या रख देते हैं? महाराज प्रमुख। तो मेवाड़ केवल स्वाभिमान के लिए जाना जाता है। तो जो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह है, और भूपाल सिंह कहां के हैं? मेवाड़ के। इन्हें क्या बना दिया जाता है? महाराज प्रमुख। राज प्रमुख किसे बना दिया जाता है? मान सिंह जयपुर को। प्रधानमंत्री कौन बन जाता है? हीरालाल शास्त्री। अब इसका जो नाम रखा जाता है वो नाम रखा जाता है पूर्ण राजस्थान, यानी कि सिरोही को छोड़कर पूरा राजस्थान एक हो गया है, इसीलिए इसका नाम रखा जाता है वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान। अब ये जो समय है ये लगभग 1 साल का टाइम हो गया, इसलिए अब 1949 का टाइम आएगा, और समय दिनांक आएगी 30 मार्च 1949। तो एकीकरण का जो चौथा चरण है वो है 30 मार्च 1949। नाम रखा है वृहत राजस्थान। इस वृहत राजस्थान में क्या होता है कि जो संयुक्त राजस्थान था जिसमें 10 रियासतें थी, 9 तो राजस्थान संघ वाली और एक उदयपुर, प्लस इसमें शामिल हो जाता है एक जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। तो ये 4 रियासतें इसमें शामिल हो जाती है, और अब पूरा राजस्थान एक हो जाता है। इसलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो 30 मार्च है वो किस नाम से मनाया जाता है? राजस्थान दिवस के नाम से। तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को, क्योंकि इस समय संपूर्ण राजस्थान क्या हो गया है? एक हो गया है। तो चौथा चरण 30 मार्च 1949, नाम वृहत राजस्थान, दिनांक 30 मार्च 1949, 30 मार्च को राजस्थान दिवस, रियासतें संयुक्त राजस्थान प्लस जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। अब उद्घाटन कौन करेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल आएंगे। पहले और दूसरे में एनवी गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल। तीसरे के अंदर किसने किया? JL नेहरू ने किया। और अब चौथे के अंदर जो उद्घाटन है वो कौन करेंगे? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल रियासती विभाग के अध्यक्ष। तो चौथे चरण में उद्घाटन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, राज प्रमुख मान सिंह जयपुर, मगर महाराज प्रमुख कौन है? भूपाल सिंह। फिर इनमें वरिष्ठ
राज प्रमुख बनाए गए हैं। उसमें एक तो हो गया हनुमंत सिंह, ये हनुमंत सिंह मैंने बताया कहाँ के, जोधपुर के। और एक बनाया गया भीम सिंह, और ये भीम सिंह कहाँ के, तो कोटा के। इनको क्या बनाया गया है, वरिष्ठ राज प्रमुख बनाया गया है। अब जो उप प्रधानमंत्री है ये, और इस तरह से माणिक्यलाल वर्मा, शोभालाल कामत, इन सबको क्या मिल जाती है, तवज्जो मिल जाती है। अब राजधानी को लेकर विवाद होता है, क्योंकि मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह उदयपुर को राजधानी बनाना चाहते हैं, हीरालाल शास्त्री और ये मिलकर जयपुर को राजधानी बनाना चाहते हैं। तब एक कमेटी बनती है, पी सत्यनारायण राव कमेटी, और वो पी सत्यनारायण राव कमेटी सिफारिश करती है कि राजधानी किसको बनाए हैं, जयपुर को। एक पटेल समिति भी बनती है, मगर ये महत्वपूर्ण है, पी सत्यनारायण राव समिति। तो पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजधानी किसको बना दिया जाता है, जयपुर को राजधानी बना दिया जाता है। तो एक एक, अब ज्यादा समस्या नहीं है कि कौन उद्घाटन करेगा, कौन राज प्रमुख बनेगा। यहां तक अपने को समझना जरूरी था कि एकीकरण का चौथा चरण 30 मार्च 1949, नाम वृहत राजस्थान, दिनांक 30 मार्च 1949, पहली डेट 1949 की। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि संपूर्ण राजस्थान दिखने लग गया है, केवल सिरोही को छोड़कर। रियासतों में जो 10 रियासतें संयुक्त राजस्थान में, 9 तो अपने राजस्थान संघ की, एक अपने संयुक्त राजस्थान के अंदर उदयपुर हो गई, प्लस जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, यानी कि 14 रियासतें कुल इसके अंदर हो गई है। उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजधानी जयपुर को पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर वरिष्ठ राज प्रमुख हनुमंत सिंह जोधपुर और भीम सिंह कोटा को बनाया जाता है। उप प्रधानमंत्री के अंदर अपने माणिक्यलाल वर्मा और मंत्रिमंडल में सब अपने गोकुलाल असावा, इनको शामिल किया जाता है। महाराज प्रमुख किसे बनाया जाता है, भोपाल सिंह मेवाड़ को बनाया जाता है। तो ये एकीकरण का कौन सा चरण होता है, 30 मार्च का चरण होता है। अब जो चीज है वो ये है कि जो मत्स्य संघ है वो अभी भी अलग है, मत्स्य संघ अभी भी क्या है, अलग है। तो यानी कि ये अब पूरा शामिल हो गया, और इसका नाम क्या दे दिया, वृहत राजस्थान दे दिया, और ये टाइम किसका है, तो 30 मार्च का। अब ये मत्स्य संघ अलग है और वृहत राजस्थान संघ अलग है। अब एक कमेटी बनाई जाती है, शंकर राव देव समिति, और शंकर राव देव समिति सिफारिश करती है कि इस मत्स्य संघ का विलय भी किस में कर देना चाहिए, राजस्थान में कर देना चाहिए। इसलिए इसको अब कहा गया है संयुक्त वृहत राजस्थान। तो इसका नाम क्या रखा है, संयुक्त वृहत राजस्थान। और ये जो समय है, ये समय मात्र 15 दिन बाद का है, यानी कि 1.5 महीने बाद का है। तो इसका समय हो गया 15 मई। तो 15 मई 1949 की अपन बात कर रहे हैं। तो 49 में जो नाम है वो नाम क्या हो जाएगा, तो नाम हो जाएगा, वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ मिलाया है, तो यहाँ पर वृहत राजस्थान में किसको मिला देंगे अपन, मत्स्य संघ को। तो ये वृहत राजस्थान प्लस इसमें किसको शामिल कर दिया, मत्स्य संघ को शामिल कर दिया। किस कमेटी की सिफारिश पर, शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिला दिया। तो नाम क्या हो गया इसका, नाम हो गया संयुक्त वृहत राजस्थान। नाम क्या हो गया, संयुक्त वृहत राजस्थान। तो एकीकरण का जो 5वां चरण है, वो कोई उद्घाटन नहीं, कोई चीज नहीं है। तो एकीकरण का 5वां चरण 15 मई 1949, नाम संयुक्त वृहत राजस्थान, दिनांक कौन सी दिनांक हो जाएगी, तो दूसरी डेट 15 मई 1949। तो एकीकरण का 5वां चरण संयुक्त वृहत राजस्थान, दिनांक 15 मई 1949। अब प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री रहेगा, राज प्रमुख मान सिंह रहेगा, उपराज प्रमुख भी वही रहेंगे। रियासतें कौन सी, तो वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ को मिला दिया, यानी कि 14 रियासतें पहले और 4 और शामिल हो गई। अब रियासतें कुल कितनी हो गई, 18। की समिति की सिफारिश पर शंकर राव देव के मुंशी के सुझाव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया। शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का
विलय वृहत राजस्थान में किया गया और नाम क्या हो गया, संयुक्त वृहत राजस्थान। अब इसके अंदर उद्घाटन नहीं करेंगे, उद्घाटन इसका नहीं होगा। अब राजधानी जयपुर है जो ही है। वरिष्ठ राज प्रमुख, उप प्रधानमंत्री, महाराज प्रमुख, ये कंटिन्यू क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं। अब इन चीजों को अपने को पुनः ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। अब अपन ये जो चीजें हैं वो सेम चीजें चलती रहेगी। अब अपने को सीधा आना पड़ेगा। अब जो आपको डेटे हैं उसको वापस से एक बार अपने दिमाग में लाने की कोशिश कीजिएगा। अपन बात कर रहे हैं 18 मार्च 1948 मत्स्य संघ, 25 मार्च 1948 राजस्थान संघ, 23 मार्च 1949, 18 अप्रैल 1948 संयुक्त राजस्थान, 23 मार्च 1949 वृहत राजस्थान और 15 मई 1949 संयुक्त वृहत राजस्थान। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है और डेट आ गई है 26 जनवरी 1950। इस समय देश का संविधान लागू हो जाता है और राजस्थान को राज्य के रूप में क्या मिल जाती है, मान्यता मिल जाती है। और इस समय राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता मिल गई और इसकी राजधानी बना दिया जाता है जयपुर। इसमें एक घटना घटती है कि जो सिरोही है, इस सिरोही का एक क्षेत्र है जिसको अपन कहते हैं आबू और देलवाड़ा। आबू और देलवाड़ा सिरोही का क्षेत्र है। इसको मुंबई प्रांत में मिला दिया गया, मुंबई प्रांत में मिला दिया गया। अतः आबू और देलवाड़ा को छोड़कर इस सिरोही को 26 जनवरी 1950 को किसमें मिला दिया, राजस्थान के अंदर मिला दिया। और इस समय राजस्थान को ख श्रेणी में रखा गया या फिर बी श्रेणी में रखा गया। देखो एक्चुअल में होता क्या है, ए श्रेणी के अंदर उन राज्यों को रखा गया है जो सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन थे। तो ब्रिटिश के जो अधीन थे, जैसे मुंबई, मद्रास, ये ब्रिटिश के अधीन थे, इन्हें ए श्रेणी में रखा गया है। बी श्रेणी में उन राज्यों को रखा गया है जो रियासतों से बने थे, जैसे राजस्थान, मध्य भारत। सी श्रेणी में उनको रखा गया था जो सीधे चीफ कमिश्नरी या केंद्र शासित प्रदेश से बने थे, जिसमें अजमेर, मेरवाड़ा, दिल्ली, इनको रखा गया था। और डी श्रेणी में अपने जो द्वीप समूह है, उन द्वीप समूह को रखा गया। तो 4 श्रेणियां बनाई गई। ब्रिटिश प्रांत के अधीन ए श्रेणी, जिसमें मुंबई, मद्रास, इस तरह के। बी श्रेणी जो रियासतों से बने, जैसे राजस्थान और मध्य भारत। सी श्रेणी जो केंद्र शासित प्रदेश, अजमेर, मेरवाड़ा और दिल्ली जैसे। और डी श्रेणी में द्वीप समूह। तो ये जो श्रेणी व्यवस्था है, ये 26 जनवरी 1950 को शुरू की गई और राजस्थान को एक राज्य के रूप में मान्यता दे दी, जयपुर को राजधानी बना दिया और किस श्रेणी में रखा गया, इसे ख श्रेणी में रखा गया। इसी समय 26 जनवरी 1950 को सिरोही का जो आबू और देलवाड़ा को छोड़कर जो सिरोही है वो राजस्थान में मिला लिया। आबू और देलवाड़ा को मुंबई प्रांत में मिलाया और इसी मुंबई, आबू और देलवाड़ा के अंदर एक हातल गांव है सिरोही का, जो गोकुल भाई भट्ट का गांव है, उसको भी मुंबई प्रांत में मिला दिया। इसलिए बाद में अंतिम चरण के अंदर ये क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो एकीकरण का जो छठा चरण है वो 26 जनवरी 1950 है। राजस्थान के अंदर आबू और देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही राजस्थान में शामिल किया गया। राजस्थान को एक राज्य के रूप में मान्यता मिल गई। इसकी राजधानी जयपुर को बना दिया और कौन सा, ख श्रेणी में इसे रखा गया। ए श्रेणी में ब्रिटिश प्रांत के अधीन, ब्रिटिश अधीन प्रांत जो बने हैं मुंबई और मद्रास जैसे। बी श्रेणी में रियासतों से बने हैं, जैसे अपना राजस्थान और मध्य भारत। सी श्रेणी में केंद्र शासित प्रदेश अजमेर, मेरवाड़ा और दिल्ली को रखा गया है और डी श्रेणी के अंदर द्वीप समूहों को रखा गया है। तो ये चरण कौन सा है, छठा चरण, 26 जनवरी 1950। एकीकरण का जो अंतिम चरण है
और एकीकरण का अंतिम चरण है वो है 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956। तो जो ये जो छठा चरण है, ये छठे चरण में आधा सिरोही अपने शामिल कर लिया है, अबोहर देलवाड़ा मुंबई प्रांत में। तो अंतिम चरण है 1 नवंबर 1956। इस 1 नवंबर 1956 को एक तो क्या किया कि जो अबोहर देलवाड़ा है, इस अबोहर देलवाड़ा को गोकुल भाई भट्ट, ये गोकुल भाई भट्ट कहाँ के, हाथल गांव सिरोही के, तो इनके प्रयासों से आबू और देलवाड़ा को अपने राजस्थान में मिला लिया। एक तो आबू और देलवाड़ा को राजस्थान में मिला दिया, एक अपने, अब जैसे ये मिला दिया तो 19 रियासतें हो गई। अब इसमें शामिल किया गया अजमेर मेरवाड़ा को, अजमेर मेरवाड़ा को भी इसमें शामिल कर लिया। तो एक अजमेर मेरवाड़ा शामिल हो गया, आबू और देलवाड़ा इसमें शामिल हो गया। एक अपने जो झालावाड़ है, इस झालावाड़ का जो सिरोंज क्षेत्र है, सिरोंज, ये झालावाड़ का, ये अपने दे दिया एमपी को। तो जो सिरोंज क्षेत्र किसको दे दिया, एमपी को। और एमपी का एक सुनेल टप्पा है, सुनेल टप्पा, ये जो सुनेल टप्पा है एमपी के अंदर मंदसौर जिले के भानपुर तहसील का एक गांव है सुनेल टप्पा। तो सुनेल टप्पा कहां का है, एमपी का, तो मंदसौर। तो अपने कोटा रियासत में आने वाला जो सिरोंज क्षेत्र है वो अपने एमपी को दे दिया, और सुनेल टप्पा को किसमें मिला लिया, अपने राजस्थान के अंदर। तो एकीकरण का अंतिम चरण 1 नवंबर 1956। नाम क्या हो जाएगा, तो नाम तो इसका राजस्थान ही है। अब इस राजस्थान में क्या किया, एक तो आबू और देलवाड़ा जो गोकुल भाई भट्ट हाथल गांव के थे, तो गोकुल भाई भट्ट जिसे राजस्थान का गांधी कहा जाता है, वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है, गांधी जी का पांचवा पुत्र जमनालाल बजाज को कहते हैं। तो राजस्थान का गांधी कहलाने वाला गोकुल भाई भट्ट, जिन्होंने हाथल गांव सिरोही जो अपने आबू और देलवाड़ा में था, इन्होंने प्रयास किया और आबू और देलवाड़ा को भी किसमें मिला लिया, राजस्थान में। अजमेर मेरवाड़ा को भी किसमें मिला लिया, राजस्थान में जो केंद्र शासित प्रदेश था। और एमपी का जो राजस्थान का जो सिरोंज क्षेत्र है वो अपने एमपी को दिया, और एमपी के मंदसौर तहसील के भानपुरा, जो मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील का जो सुनेल टप्पा गांव है वो किसमें मिला लिया, राजस्थान में। और ये समय कब का है, 1 नवंबर 1956 का। इसलिए इसे राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को। और राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस की बात करेंगे तो राजस्थान दिवस 30 मार्च। अगर राजस्थान स्थापना दिवस आएगा तो 1 नवंबर, और राजस्थानी जो भाषा दिवस है वो आएगा 21 फरवरी। तो राजस्थान दिवस 30 मार्च, राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर, और राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी। तो एकीकरण का अंतिम चरण की बात करें अपन, 1 नवंबर 1956, गोकुल भाई भट्ट राजस्थान के गांधी, भोगीलाल पांड्या वागड़ के गांधी, गांधी जी का पांचवा पुत्र जमनालाल बजाज। तो गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से जो हाथल गांव सिरोही के थे, आबू और देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया। अजमेर मेरवाड़ा को जो केंद्र शासित प्रदेश था उसे राजस्थान में मिलाया। इस अजमेर मेरवाड़ा के जो मुख्यमंत्री थे वो हरिभाऊ उपाध्याय थे, तो उनके प्रयास से इसको मिला दिया। मंदसौर के भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा राजस्थान में मिलाया, और अपने झालावाड़ क्षेत्र में सिरोंज क्षेत्र है वो सिरोंज क्षेत्र अपन ने किसको दे दिया, एमपी को दे दिया। और ये जो घटना घटती है वो 1 नवंबर 1956 को घटती है। अब इस तरह से अपना जो संपूर्ण जो वर्तमान राजस्थान है वो वर्तमान राजस्थान अपने को दिखने लग जाता है। ये सिरोही वाला क्षेत्र इसमें शामिल कर दिया, जो अजमेर का जो सेक्टर था वो शामिल कर लिया, सिरोंज सेक्टर अपन ने एमपी को दे दिया, सुनेल टप्पा अपन ने किसमें मिला दिया, अपने राजस्थान के अंदर मिला दिया। अब इसी समय क्या होता है, एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है फजल अली की अध्यक्षता में। राज्य
पुनर्गठन आयोग 1955 में बनता है ये, और किसकी अध्यक्षता में बनता है? फजल अली की अध्यक्षता में। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1955 में फजल अली की अध्यक्षता में बनता है, और ये सिफारिश करता है, और इस सिफारिश के तहत 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 में। तो इस 7वां संविधान संशोधन जो 1956 होता है, इसके तहत जो राज्य प्रमुख का पद है, जिस राज्य प्रमुख के ऊपर मानसिंह द्वितीय जयपुर बैठे हुए हैं, उस पद को समाप्त कर दिया जाता है, और राज्य प्रमुख की जगह राज्यपाल का पद सृजित कर दिया जाता है। और राजस्थान के प्रथम जो राज्यपाल बनाए जाते हैं वो गुरुमुख निहाल सिंह बनाए जाते हैं। गुरुमुख निहाल सिंह। तो राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल है वो कौन बने हैं? गुरुमुख निहाल सिंह। राज प्रमुख का पद कब खत्म किया गया? 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, और इसी के द्वारा राज्य की जो श्रेणी व्यवस्था है उसको भी क्या कर दिया? खत्म कर दिया, जिसमें ए श्रेणी के अंदर उन राज्यों को रखा जाता है जो सीधे ब्रिटिश प्रांत के अधीन थे, जिसमें मुंबई, मद्रास, और बी श्रेणी में उनको रखा जाता था जो रियासतों के द्वारा बने थे, जैसे राजस्थान, मध्य भारत। सी श्रेणी में चीफ कमिश्नर को रखा जाता था, तो चीफ कमिश्नर भी खत्म कर दी है। चीफ कमिश्नर को भी अजमेर, मेवाड़ को अपने राजस्थान के अंदर क्या कर लिया है? शामिल कर लिया है। और डी श्रेणी के अंदर जो द्वीप समूह को रखा जाता था, तो श्रेणी व्यवस्था जो राज्यों की थी उसको 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत क्या कर दिया? खत्म कर दिया। और इसी के तहत राज प्रमुख का पद भी खत्म कर दिया, और राज प्रमुख की जगह राज्यपाल का पद सृजित कर दिया। और राज्यपाल किसे बना दिया? गुरुमुख निहाल सिंह को बना दिया। मुख्यमंत्री जो है उस हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। उसके बाद CS वेंकटाचार्य एक ICS अधिकारी होते हैं इंडियन सिविल सर्विस के, उन्हें राजस्थान का दूसरा मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया जाता है। राजस्थान के तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं जयनारायण व्यास को बनाया जाता है। लकड़ के पकड़, धुन के धनी, जननायक जो अपने जयनारायण व्यास है, उन्हें तीसरा मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया जाता है। 1952 के अंदर पहली विधानसभा के चुनाव होते हैं, और जयनारायण व्यास चुनाव हार जाते हैं, और टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनते हैं। टीकाराम पालीवाल के बाद में जयनारायण व्यास उपचुनाव में जीतकर राजस्थान के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास बनते हैं। तो राजस्थान के अंदर 3 मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचार्य और जयनारायण व्यास। राजस्थान के अंदर निर्वाचित और मनोनीत मुख्यमंत्री बनते हैं जयनारायण व्यास, और राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनते हैं टीकाराम पालीवाल। फिर राजस्थान में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री बनते हैं मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खां। सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री बनते हैं हरिदेव जोशी, फिर बेरू सिंह शेखावत। बेरू सिंह शेखावत को हराते हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत जी के बाद में वसुंधरा राजे, वसुंधरा के बाद में अशोक गहलोत, अशोक गहलोत के बाद में वसुंधरा जी, वसुंधरा के बाद में अशोक गहलोत, और अशोक गहलोत के बाद में वर्तमान तत्कालीन 16वीं विधानसभा के जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो माननीय भजनलाल जी शर्मा बनते हैं। तो 16वीं विधानसभा के जो मुख्यमंत्री है वो भजनलाल शर्मा है। वासुदेव देवनानी 16वीं विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष है। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता जो अब टीकाराम जूली है। पहली विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो नरोत्तम जोशी थे, और प्रथम विधानसभा के जो उपाध्यक्ष थे वो लाल सिंह सक्तावत थे। आज के लिए इतना ही। पूरे वीडियो को अच्छे से समझिए, क्योंकि एक बहुत सारगर्भित और बहुत सारी विस्तृत आपको मैंने इस चीजों को समझाया है। बने रहिए हमारे साथ में, हमारे हर एक वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सफलता की इस उड़ान के साथ में मैं RK सैनी आपकी सफलता का एक साथी, आपका शुभचिंतक। बहुत बहुत धन्यवाद।